हाय एवरीवन, मैं रोहन यादव आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं आप सभी लोगों के लिए ये पार्ट 2 लेकर आया हूं। महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम लोग चर्चा करेंगे। ये जो प्रश्न पत्र आप सभी लोग देख रहे हैं, ये 28 जनवरी 2023 को हुआ था। प्रोटेक्शन ऑफिसर वोमेन एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट में एग्ज़ाम 2023 का ये क्वेश्चन पेपर है। आप सभी लोगों से आज मैं इसी प्रश्नों पर डिस्कस करने वाला हूं। बड़े ध्यान से देखिएगा। इसका पार्ट 1 जो है यूट्यूब चैनल पर अपलोड है, आप वहां पे जाके देख सकते हैं। आज तारीख है 2 मार्च 2025। 2 मार्च 2025 के दिन एक स्पेशल ऑफर निकाला गया है, विशेष संडे के रूप में। और यूजीसी नेट की जो क्लास है, मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोगों को प्रोवाइड करा रहा हूँ मात्र 3000 में। ऑनलाइन क्लासेस है। स्पेशल संडे के दिन आप लोगों की जो है फीस 3000 की गई है नेट जेआरएफ की। आप देख सकते हैं यहाँ मैं आप लोगों को क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करा रहा हूँ। एवरीडे लाइव क्लासेस रहेंगी, यहाँ संडे ऑफ रहेगा। ठीक है, जैसे ही एग्ज़ाम नज़दीक आएगा तो मैं संडे ऑन कर दूंगा। उसके बाद रिकॉर्डेड क्लासेस अवेलेबल हैं। जो भी क्लासेस जिस दिन आप नहीं ले पाते हैं उसकी रिकॉर्डिंग क्लास भी दे सकते हैं। इनकेस यदि आप दोबारा पढ़ना भी चाहते हैं तो रिकॉर्डिंग क्लास के माध्यम से आप देख सकते हैं। पर डे वीडियो के रिकॉर्डिंग क्लासेस आपको लिंक प्रतिदिन आपको दिया जाएगा, लेकिन लिंक जो होगा वो प्राइवेट होगा। जो बच्चे पेड होंगे वही बच्चे यहाँ पर देख पाएंगे। यूनिट वाइज आप लोगों को पीडीएफ टेलीग्राम पर प्रोवाइड कराई जाएंगी और यूनिट वाइज आप लोगों के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी करवाए जाएंगे। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जितने हुए हैं, चाहे वो मेडिकल सोशल का वर्क का हो या 2004 से लेकर 2024 दिसंबर तक का ही पेपर क्यों ना हो, इन सभी क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करवाया जाएगा आप लोगों से। नेट जेआरएफ जून 2025 की फीस केवल आज के दिन है 3000 रुपीज़। आज संडे है, आज है 2 मार्च 2025। केवल आज ही ये ऑफर निकाला गया है। देख सकते हैं यहाँ पर। अगर आप अधिक जानकारी चाहते हैं तो ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 8506031308। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। आप इसी नंबर पर व्हाट्सअप भी कर सकते हो, इसी नंबर पर आप मुझे कॉल भी कर सकते हो। मास्टर क्लासेस चैनल है जहाँ समाज कार्य के संदर्भ में संपूर्ण जानकारी प्रोवाइड कराई जाती है। साथ ही साथ मैं अपनी यूट्यूब चैनल पर यूजीसी नेट के अलावा मेडिकल सोशल सर्विस ऑफिसर ग्रेड 2 की भी क्लासेस ऑनलाइन प्रोवाइड कराता हूँ, चाहे वो कैंसर हॉस्पिटल लखनऊ का हो या लखनऊ का KGMU हो, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी ही। ठीक है, इसकी क्लासेस का जो समय रखा गया है आप यहाँ पर नीचे देख सकते हैं। समय शाम को है 5:45 शाम के समय में। इसकी भी फीस मात्र 3000 रखी गई है। KGMU MSSO ग्रेड सेकंड की जो वैकेंसी निकाली गई है, चाहे वो कैंसर हॉस्पिटल के संदर्भ में हो, उसकी भी फीस मात्र 3000 है और KGMU की फीस भी मात्र 3000 है। UGC नेट की फीस भी मात्र 3000 फीस ही रखी गई है। यहाँ आप देख सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप ये मेरा नंबर है, आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल हो या गूगल हो, आप मास्टर क्लासेस रोहन सर डालेंगे तो मेरी वीडियोस आ जाएंगी। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन पर। ये सेकंड पार्ट के रूप में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ग्रेस कोयले के अनुसार सामाजिक समूह कार्य का उद्देश्य है। तो आप देख सकते हैं, एक तो व्यक्तियों की ज़रूरतों और क्षमता के अनुसार विकास के अवसर प्रोवाइड कराना या प्रदान करना, यानी ये पॉइंट ग्रेस कोयले के अकॉर्डिंग कही गई है सोशल ग्रुप वर्क में, यानी ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट कहा गया व्यक्तियों को अन्य व्यक्तियों, ठीक है, व्यक्तियों को अन्य व्यक्तियों, समूहों तथा समुदायों के साथ समायोजन प्राप्त करने में सहायता करना, यानी उसकी मदद करना। तो आप कह सकते हैं कि ये भी स्टेटमेंट ग्रेस कोहली के द्वारा कही गई है और सही विकल्प होगा आपका ऑप्शन नंबर 3, यानी 1 और 2 दोनों के दोनों स्टेटमेंट आपके सही हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 51। कार्य समूहों में संशक्ति के सकारात्मक प्रभाव क्या है? तो मैं आप सबसे कहूँगा कि श्रमिकों की संतुष्टि और उच्चतर उत्पादकता, ये स्टेटमेंट है सकारात्मक प्रभाव। कम श्रम आवर्त तथा अनुपस्थिति, ये भी कार्य समूह में संशक्ति के सकारात्मक प्रभाव हैं। अतः अगेन आप लोग कहेंगे
क्वेश्चन नंबर 51 का विकल्प तीसरा सही माना जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 52 में। गलत कथन को इंगित करना है 52 में। यह चारों पॉइंट आपको पढ़ना है और उसके बाद इसमें गलत स्टेटमेंट को निकालना है। एक समूह के भीतर संशक्ति होती है, ये बात सही है। समग्र समूह वातावरण स्थापित करने में सहायता करती है, यानी ये सही बात है। समूह वातावरण अपेक्षाकृत अस्थायी स्वर और समूह अंतःक्रिया की गुणवत्ता को संदर्भित करती है, यानी ये भी स्टेटमेंट सही है। समूह के अंदर संशक्ति समूह को कई लाभ पहुंचाती है, ये भी स्टेटमेंट सही है। समूह संशक्ति स्वतः, देखो स्वयं की बात कर रहा है, संघर्ष रहित समूह को प्रदान करता है, तो ये स्टेटमेंट गलत लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 52 का विकल्प 4 सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 53, उसे व्यक्तिगत क्षमता और विकास में अंतर को स्वीकार करना चाहिए। ठीक है, और व्यक्तियों को स्वयं को समझने में मदद करने का प्रयास करते हैं और विशेष आवश्यकता वाले लोगों के प्रति उनके व्यवहार को संशोधित करने में उनकी सहायता भी करते हैं। तो ये जो स्टेटमेंट लिखा गया है, इसमें कहा गया कि उपर्युक्त वाक्य निम्न के सामाजिक समूह कार्य के सिद्धांत के बारे में बताता। तो जो ये बात लिखी गई है, ये किस सिद्धांत को रिप्रेजेंट करता है? तो मैं आपको बता दूं, ये निरंतर व्यक्तिकरण का सिद्धांत है। बेसिकली स्वयं शब्द यहाँ पर मेंशन किया जा रहा है, साथ ही साथ व्यक्ति के स्वयं के साथ साथ उसमें मदद करने का प्रयास करने की बात हो रही है और उसकी आवश्यकता के अनुसार उसके व्यवहार में मॉडिफिकेशन करने की बात हो रही है। अतः ये सतत व्यक्तिकरण का पार्ट होगा या निरंतर व्यक्तिकरण का पार्ट होगा। विकल्प पहला सही होगा क्वेश्चन नंबर 53 का। बात करता है क्वेश्चन नंबर 54 में। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है ना? ध्यान रखिएगा, सेंट्रल टेंडेंसी की बात हो रही है और इसमें कौन सा नहीं है क्वेश्चन नंबर 54 में? तो आप कह सकते हैं एनोवा। एनोवा एक टेस्ट है। जो सेंट्रल टेंडेंसी है, मीन मीडियन मोड, ठीक है, आप मोड भी, मीन भी, मीडियन भी, इनको आप कह सकते हैं। बट एनोवा टेस्ट है, ये जांच परीक्षण के रूप में जाना जाता है, रिसर्च का पार्ट है। तो ये विकल्प आपका सही नहीं है, यानी 54 का ऑप्शन तीसरा सही है। 55, डैश में वर्णनात्मक शोध पद्धति उपयुक्त होती है। आपको बताना है इसमें कौन सा सबसे पॉजिटिव शब्द माना जाएगा। तो व्यवहार विज्ञान में ना वर्णनात्मक शोध पद्धति जो होती है वो बहुत ही लाभदायक और उपयुक्त होती है। विकल्प पहला सही होगा। क्वेश्चन नंबर दे सकते हैं 56 में। यादृच्छिक प्रतिदर्श, ये रैंडम सैंपलिंग की बात हो रही है। किस प्रकार के प्रतिदर्श का रूप होता है क्वेश्चन नंबर 56 में? तो याद रखिएगा प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग का बात होती है। देखो यादृच्छिक मतलब वही है जो लॉटरी विधि है, फिशबॉल ड्रा मेथड्स है, ठीक है, लकी ड्रॉ है, टिपिट प्रणाली है, ये सब एक प्रकार से प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में यूज किया जाता है। ठीक है, तो जो सिंपल रैंडम सैंपलिंग है ना, वो प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग का पार्ट है। जैसे नॉन प्रोबेबिलिटी में क्या होता है, एक्सीडेंटल प्रोबेबिलिटी का पार्ट बन जाएगा आपका सैंपलिंग एक्सीडेंटल का, ठीक है, स्नोबॉल का बन जाएगा, वो नॉन प्रोबेबिलिटी का पार्ट बनेगा। ठीक है, क्लस्टर हो गया, सिस्टमैटिक हो गया और स्ट्रैटिफिकेशंस हो गया, सैंपल रैंडम सैंपलिंग हो गया, ये प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग का पार्ट होता है। ठीक है, ये बात जरूर ध्यान रखिएगा। ये जो पेपर आप देख रहे हैं ना, ये पेपर प्रोटेक्शन ऑफिसर वुमेन एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट का एग्जाम हुआ था 2023 में 28 जनवरी को। वही पेपर मैं आप लोगों को सॉल्व करवा रहा हूँ। आगामी परीक्षा यूजीसी नेट और किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी का है। कैंसर हॉस्पिटल लखनऊ का भी पेपर है, उसमें ये प्रश्न देखने को मिल सकते हैं, रिपीट हो सकते हैं ये क्वेश्चंस हूबहू के रूप में। साथ ही साथ इसको ध्यान में रखिएगा ताकि आगामी एग्जाम कुछ भी आए, कोई भी एग्जाम आए, तो उसमें आप आसानी से उसका एग्जाम दे सके। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 57 में निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है? अगेन तो देखिए मीन मीडियन मोड मैंने ऊपर बताया था, लेकिन मानक विचलन देखिए अगेन यहाँ पर डिफरेंट शब्द के रूप में आया है। तो 57 का विकल्प जो बनेगा वो दूसरा वाला सही माना जाएगा। यहाँ पे 58 में देखिए डैश विधियों में ना सामाजिक मानचित्र शामिल है और ध्यान इस बात पर है कि लोग कैसे भौतिक पहलुओं के बजाय अवकाश को देखते हैं और उससे संबंधित है जैसा कि वे मौजूद हैं। 58 में सही जवाब क्या होना चाहिए? तो मैं आप सबसे कहूँगा कि अवकाश संबंधी सहभागी ग्रामीण अवलोकन है, ये PRA है। ठीक है, ये बेसिकली पार्टिसिपेटरी रूरल अप्रेजल के रूप में जाना जाता है, उसी का ये पार्ट दिया गया। जहाँ भी सामाजिक मानचित्रण लिखा मिले आप सभी लोग PRA का नाम लगा सकते हैं, ये बात जरूर ध्यान में रखिएगा। 58 में क्वेश्चन नंबर 59,
कहता है अभिकथन और कारण के रूप में या तर्क के रूप में आया है कि वैज्ञानिक अनुसंधान में साक्षात्कार को व्यवस्थित तरीके से तैयार और क्रियान्वित किया जाता है। क्या ये स्टेटमेंट सही है? तो आप सभी लोग कहिएगा कि बिल्कुल ये स्टेटमेंट करेक्ट होगा। और इसका मुख्य कारण क्या होता है कि पक्षपात और विकृति से बचाना। बिल्कुल यहाँ आप सभी लोग कहेंगे इसकी व्याख्या भी हो रही है। 59 का ऑप्शन नंबर पहला सही जाएगा। इसमें एक ट्रिक होता है, जैसे देखिए वैज्ञानिक अनुसंधान में साक्षात्कार को व्यवस्थित तरीके से तैयार और क्रियान्वित किया जाता है, तो आप यहाँ पे लगा दीजिए क्योंकि, ठीक है, और क्योंकि लगा कर पढ़िए। इसका मुख्य कारण होता है कि पक्षपात और विकृति से हटाना या कम करना या बचाना। तो आप यहाँ पे स्टेटमेंट सही आ रहा है तो क्योंकि लगाकर आप कह देंगे कि इसकी व्याख्या, तो जो व्याख्या नहीं होगा तो वहाँ पे स्टेटमेंट सही तरीके से आएगा ही नहीं, तो वो व्याख्या नहीं बनती है उसमें, ठीक है। अलग अलग बातें बन जाती हैं तो वो व्याख्या नहीं करता है। जब बातें सिमिलरिटी को रिप्रेजेंट कर रहा हो तो उसमें व्याख्या होती है। क्वेश्चन नंबर 60 में देखिए, पथ विश्लेषण क्या होता है? पथ विश्लेषण क्या होता है? पाथ एनालिसिस कहा जाता है इसको। क्वेश्चन नंबर 60 में 60 पे तो देखिए इस सवाल का सही जवाब होना चाहिए थर्ड वाला ऑप्शन, स्वतंत्र और आश्रित वेरिएबल। मैंने दो वेरिएबल के बारे में बात किया है, एक तो आपको डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बारे में बताया है। तो एक स्वतंत्र वेरिएबल होता है, एक आश्रित वेरिएबल होता है। इनके बीच में आकस्मिक संबंध को अतिरिक्त, आकस्मिक संबंध की अतिरिक्त धारणा के साथ कई प्रतिगमन विश्लेषण की एक श्रृंखला के रूप में रिप्रेजेंट होता है, उसे हम लोग बोलते हैं पथ विश्लेषण, ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 61, क्वेश्चन नंबर 61 आपके सामने 61 आ रहा है कि सामाजिक अनुसंधान में समग्र प्रसंस्करण के निम्नलिखित चरण होते हैं, ठीक है। देखिए ये प्रश्न गलत है, यहाँ ये प्रश्न गलत है। यहाँ देखिए समग्र प्रसंस्करण के चरण ये नहीं है, ये तो कम्युनिकेशन के चरण के पार्ट में आते हैं। तो इस सवाल बेसिकली जो प्रोटेक्शन ऑफिसर वुमेन इन डिपार्टमेंट में निकाली गई थी वैकेंसी, उनमें सभी बच्चों को कॉमन नंबर दिए गए थे इस प्रश्न के, ठीक है। तो ये क्वेश्चन गलत आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर बात करेंगे हम लोग 62 को लेकर। 62 कहता है वैयक्तिक अध्ययन यानी केस स्टडी में शामिल प्रमुख चरण कौन से होते हैं? यह आपके सामने 62 नंबर का क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पर आपको आइडेंटिफाई करना, पहला स्टेटमेंट आपको क्या कहता है, जांच की जाने वाली घटना और ध्यान की इकाई की स्थिति की पहचान करना और उसका निर्धारण करना। तो पहला स्टेटमेंट आपका सही है। केस या स्टडी के दृष्टिकोण में आपको स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को लगाना है, तो पहला यही स्टेप आएगा। दूसरा, दी गई घटना के आधार सामग्री परीक्षा और इतिहास का संग्रह करना, यही दूसरा पॉइंट बन जाएगा, क्रम से लिखा हुआ है। उपचारात्मक विकासात्मक उपचार के आधार के रूप में कारण कारकों का निदान करना और उसकी पहचान करना, यानी तीसरा चरण भी सही है। उपचारात्मक उपायों का प्रयोग और उपचार की चिकित्सा में इसका रोल अदा करना, यानी चौथा पॉइंट भी सही है। लागू उपचार प्रभावशीलता निर्धारित करने के लिए अनुवर्ती कार्यक्रम मतलब फॉलो अप करना, तो ये भी स्टेटमेंट 5वें नंबर पे आ जाएगा। तो 1 2 3 4 5 आप देखिए क्रम से यही स्टेटमेंट करेक्ट होगा, यानी आप कह सकते हो कि क्वेश्चन नंबर जो 62 दिया गया है ये सही विकल्प पहला होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63, शोध रिसर्च में आप देखेंगे काई स्क्वायर टेस्ट होता है ना। अब काई स्क्वायर टेस्ट के संदर्भ में कौन सी बातें गलत लिखी गई है इस प्रश्न में, है ना, क्वेश्चन नंबर 63 में। तो देखो गुडनेस ऑफ फिट एक परीक्षण होता है जो बेसिकली काई स्क्वायर, ये काई स्क्वायर को उसकी गुणवत्ता को जांचने की बात करता है, ये बात सही है। शोधकर्ता को विशेषताओं के संबंध में मध्य संबंध के महत्व को परीक्षण करता है, यानी ये भी बात सही है। शोधकर्ता को पैरामेट्रिक टेस्ट की तरह होता है, देखो ये भी पैरामेट्रिक टेस्ट है ये, तो ये भी बात सही है। शोधकर्ता एक रूपता जनसंख्या वितरण का परीक्षण भी करता है, ये भी बात सही है। देखिए यहाँ सवाल पूछा गया कौन सा गलत है, गलत कोई लिखा ही नहीं है, तो इसमें भी सभी बच्चों को क्वेश्चन नंबर 63 में सभी बच्चों को कॉमन नंबर दिया गया था। आरपीएससी ने बेसिकली यहाँ पर इस पेपर में कुछ क्वेश्चंस को गलत दे दिया है, ठीक है। और ये बात मैं जो बता रहा हूँ आप लोगों को, ये चीज़ें बहुत ध्यान से सुनते जाइए, ताकि अगर आप पेपर आपको मिले तो आप सॉल्व किस तरीके से करें, ठीक है। तो यहाँ ये सारी बातें सही है, काई स्क्वायर के संदर्भ में गलत कोई भी स्टेटमेंट नहीं लिखा गया है। इस प्रश्न का सभी बच्चों का जो अंक है वो सामान्य तरीके से वितरण किया गया है सभी बच्चों को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 64 में देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल सही है? सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक असमानता के बारे में बात करता है क्वेश्चन नंबर 64 में। तो अगर आप लक्ष्य जब 10 पढ़ेंगे ना, कुल टोटल 17 लक्ष्य हैं एसडीजी में, 2015 से लेकर 2030 तक चलाया गया है ये।
तो 10वां वाला जब पढ़ोगे आप लक्ष्य, तो वहाँ पे आपको मिलेगा सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक असमानता के बारे में बात कही गई है, ये 10वें लक्ष्य में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 65 में भारत में केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की संस्थापक अध्यक्ष कौन है? तो दुर्गाबाई देशमुख का नाम आपको पता होगा। अगस्त 1953 में इसकी स्थापना की गई थी। रजिस्ट्रेशन बेसिकली ये 1969 में किया गया था। याद रखिएगा, ये भी सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है मेडिकल सोशल वर्क के लिए। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 66 में। भारत में पंचायती राज संस्थानों को निम्नलिखित में से किसके लिए लाया जा रहा है या लाया गया है? भारत में जो पंचायती राज संस्थान है वो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें कहा किसके लिए ये बेसिकली लाया गया है क्वेश्चन नंबर 66 में। तो बेसिकली ये ग्राम प्रशासन में जो कमजोर वर्गों का औपचारिक प्रतिनिधित्व करता है, उनके प्रक्रिया में भारत में पंचायती राज संस्थान को लेकर लाया गया था। तो सही विकल्प यहाँ पर 66 का दूसरा वाला ऑप्शन सही माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 में सामाजिक न्याय का मूल उद्देश्य क्या है? देखिए, ये तो बड़ा आसान सवाल है। न्यायपूर्ण सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखना, तो ये दूसरा ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। सामाजिक न्याय का मूल उद्देश्य यही है। क्वेश्चन नंबर 68 में देख सकते हो कि निम्नलिखित में से कौन सा समाज कल्याण प्रशासन का सिद्धांत नहीं है? आपसे सवाल पूछा है, सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन का वो प्रिंसिपल्स नहीं है। तो समाज कल्याण में एजेंसी के लक्ष्यों को, उद्देश्य यानी ध्येय को उचित समझ रखता है, ये आपका है सोशल वेलफेयर का एक प्रिंसिपल्स। ठीक है, ये आप सही कहेंगे। समाज कल्याण प्रशासन में वित्तीय मुद्दों को एजेंसी के बोर्ड सदस्यों के साथ साझा नहीं करता। ये भाई साझा करता है, तो यहाँ देखिए ये वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 का जो दूसरा वाला ऑप्शन है ये सही है। ठीक है, यहाँ बोर्ड के सदस्य के साथ साझा नहीं करता चाहिए, ये कहता है गलत स्टेटमेंट है, बल्कि करता है ऐसी कार्य। ठीक है, सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन। क्वेश्चन नंबर 69 में कहा कि कार्यात्मक दृष्टिकोण है, ये फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू है। कहा कि समाज कल्याण प्रशासन में सामाजिक समस्याओं के निम्नलिखित दृष्टिकोण को शामिल किया गया है क्वेश्चन नंबर 69 में। तो मेरा कहने का मतलब है कि बिगड़े हुए सामाजिक कामकाज की बहाली करना, यानी ये स्टेटमेंट के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये स्टेटमेंट सही है आपका। फिर पिछली सरकार द्वारा चलाए जा रहे कल्याणकारी कार्यक्रमों को बंद करना, ये गलत बात है। तो ये बेसिकली सामाजिक समस्याओं के दृष्टिकोण में इसको शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, आर्थिक प्रभावी सामाजिक कार्य प्रणाली को, संसाधनों, सामाजिक व्यक्तिगत प्रभाव को शामिल किया गया है, यानी पहला और तीसरा सही गया है आपका। सामाजिक शिथिलता की रोकथाम करना, यानी ये भी। तो पहला, तीसरा, चौथा देखिए जिस ऑप्शन में मिलेगा वही ऑप्शन सही होगा। जैसा कि विकल्प नंबर 4 आप देखोगे तो आपको आसानी से मिल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है क्वेश्चन नंबर, अगर हम बात कर रहे हैं 69 का, तो ये सही विकल्प होगा। क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करते हैं 70 को लेकर, एनसीपीसीआर का पूरा नाम क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा इसके बारे में। बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय आयोग होता है ये। ठीक है, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट होता है एनसीपीसीआर का मतलब। इसका सही विकल्प होगा पहला। क्वेश्चन नंबर 71 देख लीजिए। 71 में क्या कह रहा है कि सामाजिक नीति, वक्तव्य और विकास कार्यक्रम के बीच में एक अंतर है, यानी ये स्टेटमेंट आपका सही जवाब के रूप में रिप्रेजेंट होगा। अब इसका कारण कहा कि कार्यक्रमों के निर्माण और क्रियान्वयन और राजनीतिक इच्छा शक्ति और प्रतिबद्धता की कमी को दर्शाता है। देखो बात तो सही है लेकिन व्याख्या नहीं है। अब सुनिए, यहाँ पे अगर मैं आपसे कह रहा हूँ तो यहाँ देखो सोशल पॉलिसी के बारे में जिक्र किया गया और उसके कार्यक्रम के बीच में अंतर को बताया गया, ये चीजें हुई। लेकिन तर्क में कहा कि कार्यक्रम जो निर्माण और क्रियान्वयन और राजनीतिक इच्छा शक्ति और प्रतिबद्धता की कमी बता रहा है, तो यहाँ पे कमी को मतलब एक बात रखी जा रही है, वो भी कार्यक्रम के निर्माण के दृष्टिकोण में, जो कि क्रियाएं बेसिकली अलग अलग हैं। तो ए अलग बात कह रहा है, आर अलग बात कह रहा है, इसलिए दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही होंगे, लेकिन व्याख्या यहाँ पर नहीं होगा। तो आप सभी लोग कहेंगे कि 71 का जो तीसरा वाला विकल्प होगा ये विकल्प सही के रूप में प्रस्तुत होगा क्वेश्चन नंबर 71 में। क्वेश्चन नंबर बात करेंगे 72। निम्नलिखित का आपको उद्देश्य बताना है, ये किस पार्ट का उद्देश्य है क्वेश्चन नंबर 72 में। स्वैच्छिक समाज सेवा एजेंसियों के विकास को बढ़ावा देता है, महिलाओं और बच्चों के, दिव्यांग जैसे विशेष सहायता की आवश्यकता वाले जो व्यक्ति होते हैं, विशेष समूह और स्वैच्छिक कल्याण कार्यक्रमों को सहायता करता है, ये भी बात सही है। जानते हैं ये बात कहाँ की हो रही है? ये दोनों बात आप जब केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड पढ़ेंगे ना, उनकी बात ये लिखी गई है। ठीक है, विभिन्न केंद्र और राज्य सरकार के कल्याणकारी सेवाओं का समन्वय करता है। ये कौन काम करता है? केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड करता है। कल्याण के नए कार्यक्रम को विकसित करना, पायलट परियोजना को व्यवस्थित करना, अभिनय और आम आदमी की
आम आदमी के करीब है। तो इस तरीके की जो प्रक्रियाएं लिखी गई, ये जो बातें बताई गई हैं, वो केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की है, जिसकी स्थापना अगस्त 1953 में हुआ था। दुर्गाबाई देशमुख ने इसकी प्रथम अध्यक्षता के रूप में रोल किया था। तो आप नीचे देखिए, यहाँ पे कूट कौन सा बनना चाहिए, तो सेकंड वाला बनना चाहिए, केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड। ठीक है, ये चीज़ जरूर ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट, कौन सा अधिनियम है जो वन में रहने वाले आदिवासी समुदाय के अधिकारों को मान्यता देने से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 73 में। तो सही विकल्प के रूप में अगर हम लोग बात करते हैं, वन अधिकार एक अधिनियम है 2006 में, ये आदिवासी समुदाय के अधिकारों को साझा करता है या उसकी मान्यता के संदर्भ में रिप्रेजेंट होता है। भारतीय उत्तराधिकार एक अधिनियम है 1925, जिसमें दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 है। अब बताइए 125 की जो धारा है वो किसको रिप्रेजेंट करती है 74 वाले क्वेश्चन में? तो बच्चों का भरण पोषण अभावग्रस्तता को बचाने के संदर्भ में करती है। सही विकल्प आपका पहला यहाँ पर होगा, ऑप्शन नंबर। ठीक है, तो ये जो सवाल आप लोग देख रहे थे पार्ट 2 में, ये पार्ट 2 था सोशल वर्क का क्वेश्चन पेपर, प्रोटेक्शन ऑफिसर वुमेन एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट का एग्जाम हुआ था इसका 28 जनवरी 2023 को। तो पार्ट 2 भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा दिया। अब अगला पार्ट 3 में लेकर मैं आप लोगों के लेकर आऊँगा, उसको भी आप देख सकते हैं। ठीक है, और अगर आप KGMU की क्लास लेना चाहते हैं या UGC नेट की क्लास लेना चाहते हैं तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आप नोट करिए, 8506031308 पे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आज संडे है, स्पेशल ऑफर के साथ क्लासेस आप लोगों को प्रोवाइड कराई जा रही हैं मात्र 3000 में। ठीक है, चाहे वो कैंसर हॉस्पिटल लखनऊ का हो या KGMU का हो या UGC नेट का हो, केवल मात्र आज के लिए ये ऑफर आप सभी लोगों के लिए प्रोवाइड कराई जा रही है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में।